तेज नीली लौ अचानक भड़क उठी। रोशनी इतनी तेज थी कि रोहित अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। उसका पूरा शरीर जैसे आग में घिर गया हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे जलन महसूस नहीं हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो, नीचे, बहुत नीचे, या शायद समय के पीछे। उसके कानों में अजीब आवाजें गूंजने लगीं, घोड़ों की टापें, ढोल की भारी थाप और दूर से आती लोगों की जयकार। आवाजें धीरे धीरे तेज होती गईं और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब रोहित ने धीरे धीरे आंखें खोली तो वो काली हवेली में नहीं था। वो एक विशाल पत्थर के प्रांगण में खड़ा था। सामने ऊंची प्राचीरें थीं, दीवारों पर जलती मशालें हवा में कांप रही थीं। वातावरण में धूल और चंदन की मिली-जुली खुशबू थी और उसके सामने दूर तक फैला हुआ था एक भव्य, जीवित राज्य। रोहित हक्का बक्का चारों ओर देखने लगा। जहां आज खंडहर खड़ी हवेली दिखाई देती है, 800 साल पहले वहां कभी एक ऐसा राज्य था जिसकी चमक दूर दूर तक मशहूर थी। लोग उसे अभेद्य कहते थे। ऐसा राज्य जिसे आज तक कोई जीत नहीं पाया था। ऊंची ऊंची पत्थर की प्राचीरें कई कोस दूर से दिखाई देती थीं और उनके बाहर फैले घने जंगल प्राकृतिक ढाल का काम करते थे। सुबह होते ही पहाड़ियों के पीछे से सूरज की किरणें जब उस राज्य की सुनहरी इमारतों पर पड़ती थीं, तो पूरा नगर ऐसे चमक उठता था जैसे धरती पर कोई स्वर्ग उतर आया हो। राज्य चारों ओर से प्रकृति की गोद में बसा था। एक तरफ घना साल और सागौन का जंगल, दूसरी तरफ चौड़ी नदी जो किले के नीचे से लहराती हुई गुजरती थी। नदी के किनारे पत्थर के घाट बने थे जहां सुबह सुबह लोग स्नान करते, मंदिर की घंटियां बजती और दूर तक शंखों की आवाज गूंजती रहती। मुख्य द्वार तक पहुंचने वाली राजपथ पर हमेशा चहल पहल रहती। घोड़ों की टापें, हाथियों की धीमी गर्जना, सैनिकों की कवायद और बाजार में गूंजती जनता की आवाजें। सेना अपने अनुशासन और वीरता के लिए प्रसिद्ध थी। विशाल मैदान में रोज सैनिकों का अभ्यास होता। चमकदार कवच पहने घुड़सवार तेजी से दौड़ते, धनुर्धर निशाना साधते और युद्ध हाथियों की पंक्तियां ऐसी लगती मानो चलते हुए पहाड़ हों। दुश्मन राज्यों ने कई बार इस साम्राज्य को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार उन्हें हार कर लौटना पड़ा। धीरे धीरे ये बात दूर देशों तक फैल गई। इस राज्य को तलवार से नहीं जीता जा सकता। और इसी अजेय राज्य का सबसे भरोसेमंद योद्धा था रोहित। रोहित सिर्फ एक सैनिक नहीं था, वो सेना का नायक था। लंबा, तेज नजर वाला और युद्ध में बिजली की तरह तेज। कहा जाता था कि जहां रोहित खड़ा हो जाए, वहां दुश्मन 2 कदम आगे बढ़ने से पहले 10 बार सोचता है। लेकिन उसकी असली पहचान उसकी तलवार नहीं थी, उसकी वफादारी थी। वो राज्य से भी ज्यादा एक वचन का पक्का था। उस दिन भी युद्ध अभ्यास चल रहा था। मैदान में धूल उड़ रही थी, घोड़ों की टापों से जमीन कांप रही थी। रोहित ने एक ही वार में 3 नकली प्रतिद्वंद्वियों को गिरा दिया। सैनिकों में जयकार गूंज उठी, सेनापति रोहित की जय। रोहित हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी नजर भीड़ में किसी को ढूंढ रही थी। और फिर वो दिखी। महल के पीछे फैले विशाल बगीचे के रास्ते पर हवा में हिलते सफेद फूलों के बीच एक युवती धीरे धीरे चल रही थी। उसके पैरों की पायल की आवाज आसपास की हलचल में भी साफ सुनाई दे रही थी। उसका नाम था अंजलि। अंजलि इस राज्य की राजकुमारी थी, लेकिन उसकी आंखों में राजसी घमंड नहीं, एक अजीब सी उदासी रहती थी। वो महल की दीवारों के बीच पली थी, फिर भी जैसे किसी अनदेखे डर से घिरी रहती थी। रोहित उसे देखते ही मैदान से हट गया और बगीचे की ओर बढ़ गया। अंजलि ने मुस्कुराकर कहा, तुम फिर देर से आए। रोहित ने हल्के मजाक में जवाब दिया, राज्य की रखवाली भी कोई आसान काम नहीं है। फिर उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हुआ। जब तक मैं हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अंजलि की मुस्कान एक पल को ठहर गई, जैसे वो इस वाक्य को पहले भी कहीं सुन चुकी हो। उसी समय महल की ऊपरी बालकनी में खड़ा कोई और भी ये सब देख रहा था। राजा। उसकी आंखें नीचे बगीचे पर टिकी थीं, चेहरे पर सख्ती थी, लेकिन आंखों में कुछ और, शक और धीरे धीरे बढ़ता जुनून। उसके पास खड़ा एक दरबारी धीमे स्वर में बोला, महाराज, सेनापति और राजकुमारी के बीच निकटता बढ़ती जा रही है। राजा की उंगलियां बालकनी की रेलिंग पर कस गईं। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक खतरनाक फैसला आकार लेने लगा था। उधर वर्तमान में टूटी हुई हवेली के अंदर नेहा जमीन पर तड़प रही थी। उसकी सांसें तेज थीं, आंखें बंद, लेकिन पलकों के पीछे वही दृश्य चल रहा था। अमन घबराकर उसे हिला रहा था। नेहा, होश में आओ। नेहा के होठ कांपे। ये सब पहले भी हुआ है।
वापस अतीत में। रात का समय था। महल की ऊंची छत पर चांदनी बिखरी हुई थी। दूर पहरेदारों की मशालें टिमटिमा रही थीं। रोहित और अंजलि अकेले खड़े थे। अंजलि ने धीमे स्वर में पूछा, अगर कभी कुछ गलत हो गया तो? रोहित ने बिना झिझक उसका हाथ थाम लिया। तो मैं समय से भी लड़ जाऊंगा। हवा अचानक ठंडी हो गई। दूर कहीं एक काली लौ टिमटिमाई और उसी पल नियति ने करवट ले ली। अचानक महल के गलियारों में भारी कदमों की आवाज गूंजी। सैनिकों ने बगीचे को चारों तरफ से घेर लिया। अंजलि चौंक गई। रोहित तलवार की ओर बढ़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अंजलि को पकड़ लिया गया। उसे दरबार में ले चलो, एक कड़क आवाज गूंजी। रोहित पूरी ताकत से उनके पीछे दौड़ा। जब वो दरबार पहुंचा, वहां पहले से सब तैयार था। विशाल दरबार, सैकड़ों मशालें, सैनिकों की पंक्तियां और बीचों बीच वही दिया। लेकिन इस बार उसकी लौ काली थी, अस्वाभाविक, बेचैन, जैसे वो आग नहीं, कोई जीवित चीज हो। राजा सिंहासन से उठा और धीरे धीरे अंजलि के पास आया। प्रेम, उसकी आवाज दरबार में गूंजी। राजाओं के लिए कमजोरी होता है। उसने रोहित की ओर देखा, और कमजोरी को समय में दफना दिया जाता है। ढोल बजने लगे, भारी, धीमे। रोहित ने पूरी ताकत से आगे बढ़ने की कोशिश की, और तभी कुछ टूट गया, जैसे समय की अदृश्य दीवार में दरार पड़ गई हो। उसका हाथ अंजलि के कंधे से छू गया। पूरा दरबार एक पल को सन्न रह गया। राजा की आंखों में पहली बार डर चमका। वो धीरे धीरे रोहित के पास आया और फुसफुसाया, हर जन्म में तुम यही गलती करते हो। रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी क्षण दिया भड़क उठा। तेज रोशनी, दरबार कांप उठा। कट्टू वर्तमान। नेहा झटके से उठ बैठी। उसकी आंखों में डर जड़ हो चुका था। वो कांपती आवाज में बोली, अमन, अगर इस बार रोहित ने अंजलि को बचा लिया और उसकी आवाज टूट गई, तो हम तीनों कभी इस हवेली से बाहर नहीं निकल पाएंगे। नेहा की आवाज हवेली की ठंडी दीवारों से टकराकर लौट आई। एक पल के लिए सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। अमन ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर दरवाजे की ओर देखा। बाहर जाने वाला रास्ता वहीं था, खुला हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों अब वो पहले जैसा नहीं लग रहा था। हवा अचानक भारी हो गई। टूटी हुई खिड़कियों से आती ठंडी हवा ने कमरे में रखे धूल को धीरे धीरे उड़ाना शुरू कर दिया। छत से लटकते जाले हिलने लगे, और फिर ऊपर की मंजिल से बहुत हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी ने धीरे से कदम रखा हो। अमन और नेहा दोनों ने एक साथ ऊपर देखा। हवेली की ऊपरी खिड़की में वही नीली लौ फिर जल उठी। इस बार वो कांप नहीं रही थी, वो सीधी थी, स्थिर, जैसे उसे किसी हवा का डर ना हो। कैमरा धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ता है। घना जंगल हवेली को चारों तरफ से घेर कर खड़ा है। पेड़ों की टहनियां हवा में झूल रही हैं, लेकिन हवेली के आसपास अजीब सन्नाटा है। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंजती है, और फिर ऊपर की खिड़की में उस नीली लौ के पीछे एक परछाई उभरती है। धीरे धीरे, पहले धुंधली, फिर साफ। वो इंसानी आकार की है, लेकिन स्थिर नहीं, जैसे धुएं से बनी हो। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि वो परछाई खिड़की से बाहर झांक रही है, सीधे नीचे, सीधे उनकी ओर। हवेली की दीवारों पर पड़ती नीली रोशनी धीरे धीरे फैलने लगती है। जंगल की पत्तियां हिलती हैं, और अचानक ऊपर की खिड़की का दिया थोड़ा और तेज हो जाता है, जैसे किसी ने भीतर से उसे छुआ हो। अमन बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाता है, नेहा, क्या वो रोहित है? नेहा जवाब नहीं देती। उसकी आंखें उस खिड़की पर जमी हुई हैं। और फिर बहुत धीमी, बहुत गहरी एक हंसी की आवाज जंगल में फैलती है। न बहुत तेज, न बहुत साफ, बस इतनी कि रोंगटे खड़े हो जाएं। नीली लौ एक पल के लिए झपकती है, और फिर पूरी तरह स्थिर हो जाती है, जैसे किसी ने भीतर से फैसला कर लिया हो। काली हवेली अब सिर्फ एक खंडहर नहीं रही, वो जाग चुकी है, और इस बार वो इंतजार कर रही है।